हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 10 दिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो हमारा डे है वह डे 11 है। तो 11 डे के अंतर्गत आज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए तो प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला दिया गया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप हैं जिनको भूमध्य रेखा और दोनों कर्क रेखा और मकर रेखाएं काटती हैं। दूसरा आता है कि यूरोप का जो उच्चतम बिंदु एल्ब्रुस पर्वत है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें आपका कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी सही है कि इसमें जो आपका यूरोप का जो उच्चतम बिंदु एल्ब्रुस पर्वत है वह इसमें कथन सही है। दूसरा पहला वाला आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 369 के तहत मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि मौलिक अधिकार ऐसे निलंबित नहीं होते हैं बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। दूसरा कथन आता है कि यह मौलिक अधिकारों में से किसी के लिए उपचार की तलाश राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाती है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपका पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, और तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आएगा क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया है। तो आपका पहला दूसरा क्वेश्चन आपका सही है कि मौलिक अधिकार ऐसे निलंबित नहीं हो सकते हो बल्कि उनका प्रवर्तन निलंबित होता है, और दूसरा कि मौलिक अधिकारों में से किसी के लिए उपचार की तलाश राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाती है। तो इसके कारण आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि बृहत हिमालय के श्रेणी या हिमाद्री के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बृहत हिमालय की श्रेणी के संदर्भ में है जिसमें के अंतर्गत दिया गया है कि पहला दिया गया है कि यह हिमालय की समानांतर बलित श्रेणियों में सबसे अधिक पुराना और सबसे अधिक ऊंचा है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि यह अक्ष संघीय मोड़ या ललित ग्रीवा खंड इसकी संरचनाएं विशेषताएं हैं। तीसरा आता है कि यू आकार तथा भी आकार की घाटियां इस पर्वत श्रेणी में अपर्दन क्रियाओं द्वारा बनी हैं। और चौथा आता है कि यह पर्वत श्रेणी केवल हिमपात के रूप में सादा जल प्राप्त करती है क्योंकि इस पर मानसूनी वर्षा नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो कथन है वह पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। चौथा इसमें गलत है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा सही और चौथा इस कारण से गलत है क्योंकि हिमालय हिमपात ग्लेशियर तथा मानसून से स्वच्छ जल प्राप्त करता है, ना कि इसमें जो दिया गया है कि यह केवल हिमपात के रूप में ही सादा जल प्राप्त करता है और इस पर मानसूनी वर्षा नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला कथन गलत है। पहला दूसरा तीसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विधान परिषद के संदर्भ में। विधान परिषद के संदर्भ में पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि एक विधान परिषद के कुल सदस्यों के लिए 5/6 सदस्य सीधे चुने जाते हैं। दूसरा आता है कि कुल संख्या का 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन है वह दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। पहला इसका गलत है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है कि राज्यपाल के संदर्भ में विधान परिषदों के संदर्भ में चुनाव के तरीके के बारे में देखा जाए तो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्य में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जैसे नगर पालिका हुआ और जिला बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उन्हें 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। 1/12 सदस्य जो होते हैं वह राज्य जो 3 साल के स्नातकों द्वारा उसे उस राज्य के निवासी या राज्य में रह रहे हों, और 1/12 सदस्य जो होते हैं उनमें राज्य में 1/12 राज्य में 3 साल के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और यदि वे माध्यमिक विद्यालय के मानकों की तुलना में कम नहीं होंगे। और 1/3 जो होते हैं वह राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि शेष लोगों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के लिए विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों में नामित किया जाता है। तो इसके संदर्भ में आता है। तो आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, पहला आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि अंत्योदय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये अंत्योदय मिशन के संदर्भ में पूछा गया है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन आता है कि यह एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा कथन आता है कि यह ग्राम पंचायतों के साथ राज्य की पहल के रूप में परिकल्पना प्रयासों के केंद्र बिंदु के रूप में परिकल्पित है। यह जीपी योजना निगरानी परिवर्तन और उद्देश्य के मानदंडों के आधार पर रैंकिंग के लिए बुनियादी इकाई होता है। तीसरा कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य वित्तीय और मानवीय संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से समयबद्ध तरीके से गरीबी के कई आयामों को संबोधित करना है, ताकि परिवर्तनकारी परिवर्तनों के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके। तो ये जो आपका प्रश्न दिया गया है अंत्योदय योजना के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन इसके अंतर्गत सही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित के व्यक्तित्व पर विचार करना है। पहला दिया गया है वदन से, दूसरे दिए गए हैं सूरजमल, तीसरा चूड़ामन और चौथे भरत से। तो भरतपुर के जाट राज्य से संबंधित व्यक्तित्वों का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि भरतपुर के जाट राज्य से संबंधित व्यक्तित्व किसका रहा है। तो इसमें आपका जो भरतपुर के जाट राज्य से संबंधित व्यक्तित्व वदन से का रहा है, सूरजमल का रहा है, चूड़ामन का रहा है। तो इन प्रमुख का जो रहे हैं इनका भरत इनका इससे संबंधित रहा है, जबकि जो भरत सिंह हैं वह कभी भी भरतपुर जाट राज्य के राजा नहीं रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन सी होगा। तो आपका चौथा वाला नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वन्य वस्त्र उद्योगों के लिए एक कच्चा माल है। वन्य जो होते हैं वह वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल है और इसे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए आता है सेरिकल्चर द्वारा, ऑप्शन बी आता है लाख कीट संवर्धन द्वारा, ऑप्शन तीसरा आता है अन्य वन उत्पादों से। तो नीचे दिए गए कोट के अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपका पहला कथन सही है, पहला जो कोट दिया गया है सही है, तो इसके अंतर्गत केवल एक आपका उत्तर होगा। वन्य जो होता है वह एक रेशम होता है जो गैर सहतूती प्रकार का होता है, और इसके अंतर्गत मूंगा, टसर, इरी उप प्रकार आते हैं, और इसके अंतर्गत आपका जो पहला विकल्प है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि खुजली का रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। दूसरा कथन आता है कि लाइकेन एक प्रदूषण संकेतक होता है, और तीसरा आता है कि स्पाई रोगोइरा को पांड सिल्क भी कहा जाता है, और चौथा कथन दिया गया है कि मूली एक रूपांतरित तना है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दिया गया है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया गया है तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी दिया गया है पहला और चौथा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला सही है कि खुजली का जो रोग होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है, और खुजली का जो रोग होता है इसमें सही सत्य नहीं है ये बताना है। तो सत्य नहीं है आपका जो ऑप्शन ए है, और ऑप्शन जो मतलब कथन पहला और चौथा है वो गलत है। तो खुजली का जो रोग है वह प्रोटोजोआ से नहीं होता है, वह कवक से होता है। तो इसके कारण आपका ऑप्शन ये गलत होगा। और ये जो रूपांतरित जड़ नहीं होती है यह एक मूल जड़ होती है, ये मूली एक जड़ होती है, ना कि रूपांतरित तना। तो इसके अंतर्गत में पहला और चौथा आपका गलत है, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि ओ नेगेटिव रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। दूसरा कारण आता है कि ओ नेगेटिव रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इसमें कथन और कारण आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी आता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी आता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी आता है कि ए गलत है लेकिन आर सही होता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी होता है, क्योंकि ए सही है, इसमें आर गलत है कि यह ओ नेगेटिव रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और आपका ओ नेगेटिव रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इस कारण से आपका कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन आता है कि नर्मदा नदी केवल 3 राज्यों से होकर गुजरती है, और दूसरा कथन आता है कि कावेरी नदी बेसिन 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है ना तो एक ना तो दूसरा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन सी आएगा कि इसमें पहला और दूसरा इसके अंतर्गत सही है कि कावेरी नदी बेसिन जो है वह 3 राज्यों से होकर गुजरती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी से यह कावेरी नदी गुजरती है, और नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। तो ये इतने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की चुनिए। पहला दिया गया है इसके अंतर्गत कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो दुनिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन है। दूसरा आता है कि इसका मुख्यालय संघाई में हो, अब दुनिया में 102 स्वीकृत सदस्यों तक बढ़ गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो आपका कथन ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन जो हैं वह असत्य हैं। तो आपका ये दोनों कथन इसके अंतर्गत असत्य आते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची में बाघ एवं कछुए को एक सूची में रखकर समान संरक्षण दिया गया है। दूसरा आता है कि इस अधिनियम की अनुसूची 5 में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन असत्य है, तो इसके कारण ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण या NEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इनका गठन राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा किया गया। दूसरा कथन आता है कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तत्वाधान में किए गई अपील की सुनवाई करता है। और ऑप्शन तीसरा कथन आता है कि इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन इसके अंतर्गत सत्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला आता है कि रेले कमीशन का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। दूसरा आता है कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और तीसरा आता है कि इस कमीशन की सिफारिशों को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा अपनाया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पहला और दूसरा कथन सत्य है, और इसमें एक भारतीय शामिल था जो कि गुरुदास बनर्जी थे। उनमें से रेले कमीशन में सिर्फ एक ही भारतीय थे, तो इसमें गुरुदास बनर्जी इसमें एक भारतीय शामिल थे। तो इसके साथ ही जो आपके उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा कथन जो है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया। सूची 1 जो है वह उसके अंतर्गत आता है अदिति। अदिति जो है वह आपकी शाश्वत देवी के संदर्भ में संबंधित है। पूषण जो है वह पशुओं के संरक्षक हो रहे हैं। उषा जो है वह प्रातःकाल की देवी रही हैं, और वरुण जो है वह ऋतस्य गोपा रहे हैं। तो ये एक दूसरे से सुमेलित है, तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोन थेरेपी के संदर्भ में। प्रोटोन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि चेन्नई में भारत के पहले प्रोटोन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो दक्षिण एशिया में पहला ऐसा केंद्र था। दूसरा आता है कि यह एक प्रकार का विकिरण चिकित्सा है जिसमें कैंसर के उपचार हेतु एक्सरे की बजाय प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है कि इसे विश्व में कैंसर के उपचार के लिए बाह्य किरण पुंज विकिरण चिकित्सा का एक सर्वाधिक उन्नतम रूप माना जाता है। तीसरा आता है कि यह बच्चों में होने वाले कैंसर तथा मस्तिष्क, नेत्र, बड़ी आंत, स्तन आदि महत्वपूर्ण अंगों के निकट स्थित ट्यूमर के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है। तो ये प्रोटॉन थेरेपी के संदर्भ में है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए दिया गया है कि 1, 2, 3 होगा। ऑप्शन बी आता है
कि 2 3 4 होगा, ऑप्शन सी आता है 1 2 4 होगा और ऑप्शन डी आता है 1 2 3 4 होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों चारों ही कथन सत्य है कि कैंसर चेन्नई में इसमें भारत के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो दक्षिण एशिया में पहला ऐसा केंद्र है। दूसरा, यही एक प्रकार का विकिरण चिकित्सा है जिसमें कैंसर के उपचार हेतु एक्सरे की बजाय प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है और इसमें विश्व में कैंसर उपचार के लिए बाह्य किरण पुंज विकिरण चिकित्सा का एक सर्वाधिक उन्नत रूप से माना जाता है। और चौथा, यह बच्चों में होने वाले कैंसर और मस्तिष्क, नेत्र, बणियात, स्तन आदि के महत्वपूर्ण अंगों में निकट स्थित ट्यूमर के लिए एक विशेष रूप से प्रभावी है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि EIEA या पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि EIA या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा समर्थित है। और दूसरा आता है कि EIA 2006 जो है वह परियोजनाओं की समाशोधन की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर निर्भर करती है, जिसमें केंद्र केवल मॉडल दिशा निर्देश जारी करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका कथन पहला वाला सही होगा कि EIA सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा अनुसमर्थित है। EIA अधिनियम 2006 में इस शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसमें अब परियोजना की मंजूरी को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 में राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जबकि श्रेणी बी में राज्य स्तरीय मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार दोनों ही केंद्र और सरकार और राज्य सरकार आकार के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देती हैं। तो इसके अंतर्गत आपका दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भुगतान मूलभूत सुविधा विकास के निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इस निधि का निर्माण संपूर्ण भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु किया जा रहा है। दूसरा आता है कि इस निधि का उपयोग देश भर में विशेष रूप से टियर 2 और टियर 6 शहरों में भुगतान अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत असत्य है, ये बताना है। तो आपका इसमें पहला, दूसरा दोनों ही कथन जो है इसमें सत्य है, तो ऑप्शन डी होगा कि इसमें ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है कि इस निधि का निर्माण संपूर्ण भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है और इस निधि का उपयोग देश भर में विशेष रूप से टियर 2 और थर्ड और फोर्थ शहरों में भुगतान अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय के बीच अंतर है। पहला आता है कि ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय है, जबकि ICC एक स्वतंत्र न्यायालय है। ICJ जो होता है वह देशों के मध्य सीमा विवाद, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर सुनवाई करता है, जबकि ICC नरसंहार जैसे विषयों पर सुनवाई करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत जो सत्य कथन है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये आपकी प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विथ दीक्षा को ज्वाइन कर सकती हैं, जहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।